आज की कहानी है रहे चमकता अक्स। अभिनव के घर से जाते ही अनन्या चुपचाप बेड पर लेट गई। एक सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा था अभिनव, पर जाते हुए रोज की तरह बस वही रूखा सा बाय। कितनी याद आई थी उसे अभिनव की जब वो पिछले माह गोवा गया था। अनन्या उसका बेसब्री से इंतजार करते हुए उसके दिल में जगह बनाने के तरीके ढूंढती रहती। तभी तो इंटरनेट पर वीडियो देखकर खाने की कुछ चीजें बनानी भी सीख ली थी। जिस दिन अभिनव लौटा था उस दिन मेड से खाना न बनवाकर अपने हाथों से कोफ्ते और लच्छेदार पराठे बनाए। अभिनव ने खाना खाने के बाद हल्के से मुस्कुराकर जब थैंक्स बोला तो अनन्या गदगद हो गई। इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि अभिनव खूब सारी हिदायतें देकर जाएगा, जैसा कि इस बार ज़्यादा काम मत करना, ज़्यादा याद मत करना, अपने लिए बढ़िया खाना बनवाकर खा लिया करना, रात में देर तक जागती मत रहना वगैरह वगैरह। मगर अभिनव तो हमेशा की तरह सिर्फ बाय बोल्ड टैक्सी में जा बैठा और फिर मुड़कर भी नहीं देखा था। ये सब सोचते हुए अनन्या को नींद आ गई। उसकी नींद मोबाइल की रिंग बजने से टूटी। अभी अभी लैंड हुई है फ्लाइट, अभिनव का फोन था। ओके, अभी तो कुछ देर लगेगी ना एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। फिर ऑफिस के गेस्ट हाउस तक पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। आपने ऑफिस में इन्फॉर्म करके गाड़ी तो मंगवा ली थी ना। रात को टैक्सी से जाना रिस्की होता है। ध्यान रखना अपना। अनन्या हमेशा की तरह अभिनव को लेकर चिंतित हुई जा रही थी। वो दूर गए अभिनव से बातचीत का कोई ना कोई बहाना तलाशती रहती थी। हाँ ठीक है, कहकर अभिनव ने फोन काट दिया। अनन्या की रुलाई फूट पड़ी। वो सोचने लगी कि अभिनव थोड़ी देर और बात कर सकता था। अभी उनकी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं। पर अभिनव तो लगता है मुझसे बोर हो गया। दिव्या की शादी भी तो हमारी शादी के साथ साथ ही हुई थी। वो तो जैसे अभी तक अपने हनीमून पीरियड पर हैं। उस दिन बाजार में कैसे अपने मियाँ जी के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रही थी। और एक मैं हूँ, अभिनव को खुश करने में लगी रहती हूँ दिन रात। मगर वो चुपचाप अपनी धुन में मगन थी। घर पर भी लैपटॉप लिए ऑफिस के काम में व्यस्त रहता है। अंधेरा घिरते ही अनन्या को उदासी ने पूरी तरह घेर लिया। उसने अपना ध्यान दूसरी ओर करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप पर जाकर अपने पुराने दोस्तों के ग्रुप की चैट खोली। अरे वाह, कल सबने इंडिया गेट पर मिलने का कार्यक्रम बनाया है। कितने दिन बाद सब इकट्ठे होंगे। मस्ती से बीतेगा कल का दिन। अनन्या ये सोचकर खुशी से उछल पड़ी। मैं भी जाऊंगी, लिखकर वो अगले दिन पहनने के लिए वार्डरोब से कपड़े निकालने चल दी। मैचिंग असेसरीज भी निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख वो खुशी खुशी सो गई। सुबह सुबह काम वाली से जल्दी जल्दी काम करवाकर प्रफुल्लित हो तैयार होने लगी। ग्रे पैंट के साथ गुलाबी रंग का क्रॉप टॉप और रूबी का चोकर पहन जब वो लिपस्टिक लगाने लगी तो आईने में दप दप करते अपने रूप को खुद ही फिदा हो गई। मुस्कुराते हुए हाथ में मैचिंग पर्स लिए इंडिया गेट रवाना हो गई। वहां पहुंची तो संजना, मनीष, निवेदिता, सारांश और कार्तिक पहले से ही पहुंचे हुए थे। हाय ब्यूटीफुल। मनीष हमेशा की तरह उसे देखकर हाथ हिलाते हुए बोला। वाह, कौन कहेगा कि तुम मैरिड हो। सारांश उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला। तभी किसी ने पीछे से आकर अपने हाथों से अनन्या की आंखें बंद कर दी। साक्षी, पहचान लिया मैंने। साक्षी के हाथों को अपनी आंखों से हटाती हुई अनन्या खुशी से चहक उठी। साक्षी अनन आंखें फाड़कर अनन्या को देखे जा रही थी। अरे यार, मैंने तो शादी के 2 महीने बाद ही वेट पुट ऑन कर लिया। तू कैसे अब तक। संजना भी पीछे नहीं रही, अनन्या की तारीफ में बोली। ये तो कॉलेज में भी बिजलियां गिराती थी। पता है, सारे हॉस्टल में चर्चा होती थी उत्तराखंड से आई इस लड़की की। हम सब तो इसे डॉल बुलाते थे, मेरी प्यारी सी। कुछ भी कहकर पुकारो तुम सब इसे। पर मैं तो चुन चुन ही कहता था और वही कहूँगा। संजना की बात पूरी होने से पहले ही नमन आ गया और हमेशा की तरह अनन्या पर दुलार बरसाने लगा। चुन चुन, हाँ यार कहता तो था तू, पर ये चुन चुन नाम क्यों रख दिया था तूने इस डॉल का। संजना उत्सुकता से मुस्कुराती हुई बोली। अरे, वो गाना है ना प्यारा सा, चुन चुन करती आई चिड़िया। और यही थी ना छुटकी सी चुन चुन करती चिड़िया। नमन अनन्या का गाल खींचते हुए बोला। हाँ हाँ,
हर बात पर गाना सुनाने का तुम्हारा अंदाज याद है मुझे अभी तक। पर ये आज ही पता लगा कि चुन चुन नाम भी गाने से चुराया था तुमने। हंसते हुए अनन्या ने नमन की ओर देखकर कहा। फिर अचानक उसे स्वाति की याद आ गई, जो अनन्या के इस नाम से जलकर खूब मजाक उड़ाती थी। दोस्तों को अनन्या के पीछे पीछे घूमते देखकर भी जल भुन जाती थी। स्वाति अब तक नहीं आई, कल ग्रुप में तो लिखा था कि जरूर आएगी। आज अनन्या बोली, अरे लो आ गई, वो साथ में शायद पतिदेव हैं। दूर से आती स्वाति को देख मनीष बोला। स्वाति ने आकर सबको हाय किया। इससे पहले कि वो सब से अपने पति की जान पहचान कराती, स्वाति की ओर इशारा कर वो खुद ही बोल उठा, बिना मैडम के हमारा मन ही नहीं लगता। इसीलिए इनका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे आ गया। स्वाति के पति को इस तरह मजाक करते और स्वाति के साथ दोस्तों के बीच आया देखकर अनन्या को ईर्ष्या हो रही थी। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए अभी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स ही लग रहे थे। इसी तरह हंसते खेलते खाते पीते पूरा दिन बीत गया। अंधेरा हुआ तो फिर से मिलने का वादा कर सबने एक दूसरे से विदा ली। अनन्या को घर लौटते रात हो गई। चाय बनाकर 2 बिस्किट खाकर व्हाट्सएप खोलकर बैठ गई। ग्रुप में सभी अपनी अपनी खींची तस्वीरें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। नमन ने ग्रुप में तस्वीरें डालने के साथ ही अनन्या के नंबर पर उसे उसका ही एक फ़ोटो भेजा और नीचे उसने हिंदी फिल्म के एक गाने की लाइन लिखी, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हिंदी फिल्मों और गानों के शौकीन नमन की बात बात पर फिल्मी डायलॉग और गीतों की पंक्तियां कह देने की आदत से तो वो परिचित थी। नमन हमेशा उसकी तारीफ भी करता था, मगर आज उसके शरारती अंदाज में अनन्या को इस तरह खूबसूरत कहना उस पर असर छोड़ गया। उसने अभिनव के मुंह से कभी खुलकर अपनी प्रशंसा नहीं सुनी थी। रिप्लाई में उसने जब नमन को थैंक्स लिखा तो उसका जवाब आया, दोस्ती का उसूल है मैडम कि नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया फिल्म में अपने सलमान भाई का कहना तो कुछ ऐसा ही है। ये पंक्तियां लिखने के बाद नमन ने चुम्बन का इमोजी सेंड कर दिया। हाँ हाँ, दोस्ती तो ठीक है, पर ये किस किसे भेजा है? तुम्हें ही यार। जब दोस्त तुमसे प्यारी हो तो प्यार आ ही जाता है उस पर। बात को वहीं समाप्त करने के उद्देश्य से अनन्या ने लिखा, चलो और पिक्स भेजो, तुम तो ग्रुप के सबसे अच्छे फोटोग्राफर हो। आज तुमने भी सबके फोटो खूब खींचे थे। नमन ने ढेर सारे फोटो भेज दिए, पर वो सभी अनन्या के थे। अनन्या के दिल को ये सब अच्छा लग रहा था, पर दिमाग बार बार याद दिला रहा था कि वो एक शादीशुदा स्त्री को खुलकर पुरुष मित्र से पेश नहीं आना चाहिए। मुस्कुराती स्माइली के साथ अनन्या ने लिखा, अरे वाह, मेरी इतनी सारी पिक्स। जनाब, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अब ऐसा करो कि शादी कर लो तुम, फिर तुम्हारी वो दिन रात गाना गाएगी। तू खींच मेरी फोटो पिया और फिर लेना उसकी खूब सारी पिक्स। नमन नमन का जवाब आया, है कोई तुम्हारे जैसी तो बता दो, कर लेता हूँ शादी। जग घूमया थारे जैसा ना कोई। अनन्या को नमन के शब्द ऐसे लगे जैसे मन के तपते रेगिस्तान में न जाने कहाँ से पानी की धारा फूट पड़ी हो। अभिनव के रूखे व्यवहार और चुप्पी साधे रखने से क्षुब्ध अनन्या को नमन की बातें अपनी ओर खींच रही थी। वो अपने मन को वश में किए थी, पर वो तो जैसे उसके हाथों से छूटा जा रहा था। रात देर तक अनन्या नमन के साथ चैटिंग करती रही। वो कोई भी बात शुरू करती तो नमन घुमा फिराकर उसकी सुंदरता पर ले आता। एक दूसरे को गुड नाइट भेजने के बाद जब अनन्या सोने के लिए बेड पर लेटी तो नमन के रंग में रखकर भाग रे मन कहीं गाना गुनगुनाते हुए मुस्कुरा दी। अगले 2-3 दिन भी नमन और अनन्या ने खूब चैटिंग की। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए नमन ने उसे बताया कि एक बार उसके बचपन का एक दोस्त कॉलेज में उससे मिलने आया था। तब नमन ने अनन्या को अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया था। अनन्या ने ये पढ़कर आंखों से आंसू बहाते हुए हंसने वाली 3 इमोजी भेजी। क्या यार, हंस क्यों रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि सच में ही तुम बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। लाइफ बन जाएगी अपन की। अरे अरे, क्या कह रहे हो? एक मैरिड को प्रपोज कर रहे हो? मैं कब कह रहा हूँ कि तुम अपने पति से रिश्ता तोड़कर मुझे गाना सुनाओ कि मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। गर्लफ्रेंड बनने को ही तो कह रहा हूँ। कॉलेज समय में ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं की तुमने?
बस बस, कल एक महीने की ट्रेनिंग पर अहमदाबाद जा रहा हूँ। लौट कर आते ही तुम्हें लंच पर लेकर जाऊंगा। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूँ और वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। वाह क्या बात है! तेरे नाम फिल्म के सलमान खान। फुल एंड फाइनल है तो लंच तो और बाकी बातें वहीं करेंगे। अनन्या ने लिखा और फिर दोनों ने कुछ दिन के लिए एक दूसरे को बाय कर दिया। नमन के जाने के बाद अनन्या अकेलापन से महसूस कर रही थी। फेसबुक पर दोस्तों के स्टेटस और तस्वीरों को देखते और उन पर कमेंट्स करते 2 दिन किसी तरह बीत ही गए और अभिनव के लौटने का दिन भी आ गया। अभिनव ने आते ही जो खबर सुनाई उसे सुनकर अनन्या खुश होने के साथ साथ मायूस भी हो गई। मीटिंग के दौरान ही अभिनव के काम से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन दे दी गई। अभिनव ने बताया कि उन्हें 15 दिनों के अंदर ही दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। नमन की दोस्ती के रोमांच से रोमांचित अनन्या निराश थी, पर कोई चारा नहीं था उसके पास। अगले ही दिन से वो जाने की तैयारी में जुट गई। हैदराबाद पहुंचकर अभिनव नई जिम्मेदारियां संभालते हुए बेहद व्यस्त हो गया। अनन्या सुबह से शाम तक नए मकान की सेटिंग करते हुए थक जाती। काम वाली रोजमर्रा का काम तो निपटा देती थी, पर अन्य कामों में अनन्या उसकी मदद नहीं ले पा रही थी। अनन्या तेलुगु नहीं जानती थी और वो हिंदी ठीक से समझ नहीं पाती थी। अतः अनन्या के लिए बताना संभव नहीं हो पा रहा था कि वो किस काम में बाई की मदद चाहती है। कुछ दिनों बाद अनन्या को कमजोरी महसूस होने के साथ साथ नींद भी बहुत आने लगी। दोपहर में जब वो कोई पत्रिका लेकर पढ़ने बैठती तो नींद के झोंके कुछ पढ़ने ही नहीं देते। सुबह भी उसे उठने में देरी हो रही थी। उसका मॉर्निंग वॉक भी छूट गया था। खुद को काम में लगाए हुए वो नींद और सुस्ती से दूर रहने का भरसक प्रयास करती, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। अपने में हो रहे इस परिवर्तन को लेकर वो बेहद परेशान थी। बस कभी कभी जब नमन से चैटिंग होती तभी वो कुछ पलों के लिए प्रसन्न होती। उन लोगों को हैदराबाद आए 3 महीने हो चुके थे। उस दिन दोनों को पड़ोस में एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना था। अनन्या ने पहनने के लिए ड्रेस निकाली, पर ये क्या, वो ड्रेस तो अनन्या को बहुत टाइट आ रही थी। उसने सोचा ड्रेस धोने से सिकुड़ गई होगी, इसीलिए 3-4 और ड्रेस निकालकर पहनने की कोशिश की, पर कोई भी ड्रेस ठीक से नहीं पहनी जा रही थी। इन दिनों घर के काम में व्यस्त होने के कारण वो ढीली कुर्ती और गाउन ही पहन रही थी, अतः उसे पता ही नहीं लग पाया कि उसका वजन बढ़ रहा है। अब अनन्या ने सुबह सुबह फिर से टहलना शुरू कर दिया और साथ ही व्यायाम करना भी, मगर वजन नियंत्रण में नहीं आ रहा था। थकान हो रही थी सो अलग, चेहरा भी निस्तेज पड़ गया था। जब उसे पैरों में सूजन दिखाई देने लगी तो अभिनव के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। रिपोर्ट आने पर पता लगा कि अनन्या को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। गले में पाई जाने वाली थायराइड नामक ग्लैंड जब अधिक सक्रिय नहीं रह पाती तो ये बीमारी हो जाती है, जिस कारण शरीर को आवश्यक हार्मोन्स नहीं मिल पाते। डॉक्टर ने रोज़ खाने के लिए दवा लिख दी और कुछ समय बाद फिर टेस्ट करवाने को कहा, ताकि दवा की सही मात्रा निर्धारित की जा सके। साथ ही उसे ये भी बता दिया कि वो एक बार ये ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है तो दोबारा सक्रिय होना लगभग असंभव है, लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों बाद अभिनव को एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली जाना था। अनन्या ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। अपने दोस्तों खासकर नमन से मिलने का ये अच्छा मौका था। नमन उससे अक्सर शिकायत करता था कि वो उसके ट्रेनिंग से लौटने से पहले ही हैदराबाद आ गई। उनका मिलना नहीं हो पाया। दिल्ली पहुंचकर वो एक होटल में ठहरे। वहां पहुंचने के अगले दिन ही अनन्या ने अपने दोस्तों को लंच पर बुलाने का कार्यक्रम रखा। जिस होटल में वो ठहरी हुई थी उसका पता सबको बताकर उसने वहां के डाइनिंग हॉल में ही टेबल्स बुक करवा दी। अपनी मनपसंद ड्रेस पहन अनन्या बेसब्री से दोस्तों का इंतजार करने लगी। मनीष ने सबसे पहले आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अनन्या उसे देखते ही खिल उठी, पर मनीष ने उसे देखकर मुंह बनाकर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे ये क्या, तू तू तो इतनी मोटी हो गई, क्या कर लिया? इससे पहले कि अनन्या कोई जवाब देती, नमन भी आ पहुंचा। फिर एक एक करके सब आ गए।
मैं अनन्या से मिल रहा हूँ या किसी बहन जी से? कैसी थुलथुल हो गई है इतने दिनों में? आलसियों की तरह पड़ी रह रहकर खूब खाती है क्या सारा दिन? नमन हंसते हुए बोला। अनन्या रुआंसी हो गई। अरे नहीं, ना मैं आलसी हूँ ना कोई डाइट वाइट बढ़ी है। मेरी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है। बताया तो था नमन तुम्हें कुछ दिन पहले। ये मेरी भाभी को भी है, पर तू तो कुछ ज़्यादा ही। अपने गालों को फुलाकर दोनों हाथों से मोटापे का इशारा करती हुई स्वाति ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सबकी बातों से उदास अनन्या ने वेटर को खाना लगाने को कहा। खाना खाते हुए भी दोस्त मोटी और कितना खाएगी जैसी बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। नमन भी उनका साथ देते हुए बस बस बहुत खा लिया कहकर बार बार उसकी प्लेट उसके सामने से हटा रहा था। खाना खाने के बाद अनन्या बाहर तक छोड़ने आई। ओके बाय चुन चुन। नहीं नहीं, टुन टुन। नमन के कहते ही सब जाते हुए खूब हंसे, पर अनन्या का मन छलनी हुआ जा रहा था। उदास मन से वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। घर पहुंचकर नमन ने उसे कोई मैसेज नहीं किया और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया। अगले दिन दोपहर में जब अनन्या ने उसे फ़ोन किया तो बहुत बिजी हूँ आजकल, टाइम मिलेगा तो खुद कर लूँगा कॉल, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अनन्या रोज़ प्रतीक्षा करती, लेकिन ना फ़ोन और ना ही मैसेज आया नमन का। और फिर वापस जाने का दिन भी करीब आ गया। अनन्या ने लौटने से एक दिन पहले नमन को शिकायत भरा मैसेज भेजा। कुछ देर बाद नमन का जवाब भी आ गया। इतना क्यों गुस्सा दिखा रही हो? तुम्हारा मैसेज देखकर तो जवानी दवानी फिल्म का गाना याद आ रहा है। खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है ज़रा बता। और इससे मजाक का रूप देने के लिए जीभ निकालकर एक आंख बंद किए चेहरे वाली इमोजी जोड़ दी साथ में। जवाब देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आया कि कहाँ तो नमन मेरे दिल्ली पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और अब बात करना तो दूर किस तरह मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैं तो वही हूं ना जो पहले थी। क्या बाहर की खूबसूरती नमन के लिए इतनी अहमियत रखती है कि उसके लिए अनन्या मतलब गोरे रंग की 5 फुट 1 इंच की स्लिम सी लड़की थी। बस वो लुक नहीं रहा तो अनन्या अनन्या नहीं। रात को सोने के लिए जब वो बेड पर लेटी तो अभिनव के करीब जाकर उसके सीने में अपना मुंह छिपाए चुपचाप लेट गई। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। कल वापस जा रहे हैं इसलिए उदास हो शायद। अभिनव उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला। अनन्या कुछ देर यूं ही रहने के बाद अभिनव की ओर देखते हुए बोली, एक बात पूछूं अभिनव, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ? फेस भी सूजा सा, कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुमने तो एक स्लिम ट्रिम गोरी लड़की से शादी की थी, पर वो क्या से क्या हो गई। हाँ हाँ। पहले तो अभिनव ने एक जोरदार ठहाका लगाया, फिर मुस्कुराकर अनन्या की ओर देखते हुए बोला, उफ अनन्या, कैसा सवाल है ये सच है कि तुम्हें एक बीमारी हो गई है और उसमें वेट कंट्रोल करना मुश्किल होता है। पर ये बताओ कि क्या हम हमेशा वैसे ही दिखते रहेंगे जैसे शादी के वक्त थे? मेरे बाल अक्सर झड़ते रहते हैं। अगर मैं गंजा हो जाऊंगा या फिर बुढ़ापे में जब मेरे दांत टूट जाएंगे तो मैं तुम्हें खराब लगने लगूंगा। तुम मुझे तो प्यार करते हो ना? अनन्या के चेहरे पर निराशा अभी भी झलक रही थी। अभिनव एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अनन्या सुनो, तुम इतनी समझदार हो कि मैं कब तुमसे पूरी तरह जुड़ गया मैं समझ ही नहीं पाया। तुम मेरी केयर तो करती ही हो, मुझसे हर बात शेयर करती हो, बिना वजह कभी झगड़ा नहीं करती। मैं ऑफिस के काम में कितना बिजी रहता हूँ फिर भी झेलती हो मुझे। तुम सच में अपने नाम की ही तरह सबसे अलग हो, बहुत खास हो। पर इससे पहले तो आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। अभिनव की प्रेममयी बातें सुन भाव विभोर हो अनन्या बोली, मैं हूं ही ऐसा, बोलना कम और सुनना बहुत कुछ चाहता हूँ। अनन्या यकीन करो, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लाइफ पार्टनर की ही ज़रूरत थी। अनन्या मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। एक बात और कहूँगा, अपने शरीर का ध्यान रखना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पर तन की सुंदरता कभी मन की सुंदरता पर हावी नहीं होनी चाहिए। तुम जब भी मेरे इस मन में झांक कर अपनी सूरत देखोगी, तुम्हें अपनी वही सूरत दिखाई देगी जो कल थी, आज भी वही और आने वाले कल भी। ओ अभिनव, और कुछ नहीं चाहिए अब।
कोई मुझे कुछ भी कहता रहे परवाह नहीं, बस तुम्हारे दिल के आईने में मेरा अक्स यूं ही चमकता रहे। सोचती हुई अनन्या नम आंखों को मूंद कर अभिनव से लिपट गई। अभिनव के प्रेम की लौ में पिघलकर वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।